कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? सरल क्रिस्टल संरचनाएं। सरल क्रिस्टल संरचनाएं सरल क्रिस्टल संरचनाएं तीन होती हैं, सरल घनीय, अंतःकेंद्रित और फलक केंद्रित। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सरल घनीय क्रिस्टल संरचना। सरल घनीय क्रिस्टल संरचना। तो ऐसी क्रिस्टल संरचना जिसमें सिर्फ घन के कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं वो क्या कहलाती है? सरल घनीय क्रिस्टल संरचना। तो परिभाषा लिख लो, लिख ली थी। तो सरल घनीय संरचना जिसमें परमाणु सिर्फ घन के कोनों पर स्थित होते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे समन्वयी संख्या। तो समन्वयी संख्या क्या होती है? समन्वयी संख्या होती है जो इस जालक बिंदु को निकटतम कितने परमाणु स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाएगा? समन्वयी संख्या। तो क्रिस्टल संरचना में, क्रिस्टल सरल घनीय क्रिस्टल संरचना में एक जालक बिंदु को स्पर्श करते हुए निकटतम परमाणुओं की संख्या, स्पर्श करते हुए निकटतम परमाणुओं की संख्या समन्वयी संख्या कहलाती है। समन्वयी संख्या कहलाती है। तो अब सरल घनीय क्रिस्टल जालक है तो इसमें घन के एक कोने पर या कोई भी, टोटल यहाँ पर 8 है, ये 8 में से एक एक निकटतम कितने परमाणुओं को स्पर्श करता हुआ होगा वो क्या कहलाएगी? समन्वयी संख्या। तो इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था। सरल घनीय क्रिस्टल जालक में वैसे समन्वयी संख्या होती है 6, लेकिन वो पता कैसे लगाएंगे कि 6 ही होती है निकटतम? टोटल 6 ही स्पर्श करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर तो इसमें टोटल कितने क्यूब दिख रहे हैं? 8 है। 1 2 3 4, 4 ऊपर है और 4 ही नीचे हैं, टोटल 8 हो गए। ठीक है, तो सब में क्या है? कोनों पर परमाणु है। जैसे एक क्यूब में यहाँ बना देती हूँ ये वाला, 4 ये ऊपर दिख रहे हैं आपको पर जालक बिंदु और 4 ही नीचे हैं। तो ये एक क्यूब दिख रहा है, आगे वाला ये वाला एक क्यूब, 8 4 नीचे हैं जिसमें और 4 ऊपर है। तो इस क्यूब में ये वाला जो कॉर्नर का एटम है वो कितने निकटतम परमाणुओं को स्पर्श करता हुआ होगा? जैसे देखो यहाँ पर ये जो परमाणु है, हमने इस परमाणु को किससे रिप्लेस किया है? एक चालक बिंदु से। इसी तरीके से यहाँ पर एक परमाणु है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं। तो ऐसे ही ये चारों क्या होंगे? एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होंगे। जैसे मैं ये एक फलक बना देती हूँ, यहाँ पर घन की एक फलक है, इस तरीके से कोनों पर परमाणु है। तो ये चारों एक दूसरे को क्या होंगे? स्पर्श करते हुए होंगे इस तरीके से। लेकिन विकर्ण वाले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। इस भुजा वाले दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों स्पर्श करते हुए नहीं है और ये भी दोनों स्पर्श करते हुए नहीं है। विकर्ण वाले स्पर्श नहीं कर रहे हैं, केवल एक जो लाइन में है वो दोनों स्पर्श कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी बात करें तो ये एक लाइन में है, इसको स्पर्श करेगा, ये भी एक लाइन में है, इसको भी करेगा, और एक ये होगा और एक ऊपर वाला होगा और एक ये नीचे। टोटल कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 और एक ये भी तो होगा 6। तो आप जो ज्यादा डार्क किए हैं उनको देखो, तो टोटल कितने आ रहे हैं? 6।
1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से इस क्यूब में प्रत्येक जालक बिंदु निकटतम 6 परमाणुओं को स्पर्श करता हुआ होगा। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 होती है। ठीक है। उसके बाद समन्वय संख्या के बाद जालक नियतांक। जालक नियतांक क्या होता है? दो निकटतम परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी जालक नियतांक कहलाती है। दो परमाणुओं के निकटतम परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी जालक नियतांक कहलाती है और इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहाँ पर दो निकटतम परमाणु ये दोनों होंगे, या फिर दो निकटतम ये दोनों हो सकते हैं, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी त्रिज्या होगी ये स्मॉल r, और इस वाले परमाणु की ये त्रिज्या होगी। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 2r। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2r। और ये क्या कहलाता है? जालक नियतांक a। तो आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू कितना होगा सरल घनीय के लिए? 2r के बराबर होगा। दो निकटतम परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी चालक नियतांक कहलाती है। दो निकटतम ये परमाणु हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2r। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? a से। तो चालक नियतांक a बराबर आ गया 2r। इतना नोट करो। ये आयतन एकक कोष्टिका का आयतन। तो त्रिविमीय कोई भी क्रिस्टल होता है, त्रिविमीय क्रिस्टल, उसमें एकक कोष्टिका क्या होगी? घन होता है। त्रिविमीय क्रिस्टल में एकक कोष्टिका क्या होती है? घन होती है, क्योंकि घन को यदि आप बार बार रिपीट करें तो पूरा क्रिस्टल मिल रहा है, तो इसका मतलब त्रिविम में एकक कोष्टिका क्या होगी? एक घन होगी। तो घन का आयतन कितना होता है? V इक्वल्स टू ए क्यू होता है। ए क्यू तो होता है, और ए किसके इक्वल है? 2r के इक्वल। तो इसको लिख सकते हैं 2r का होल क्यू, या V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8r क्यू। ये संपूर्ण एकक कोष्टिका का आयतन है। अब एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, सरल घनीय क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। सरल घनीय क्रिस्टल में एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या तो औसतन कितनी होती है परमाणुओं की संख्या? घन के कोनों पर होते हैं 8, ठीक है, और 8 में से प्रत्येक कितने की साझेदारी करता है? 1/8 की। तो एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। 5th नंबर है एकक कोष्टिका का आयतन, तो लिख लिया। एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन
एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन। देखो परमाणुओं का आयतन निकालना है तो एक परमाणु का आयतन कितना होता है, परमाणु गोल है तो उसका आयतन कितना होता है, एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। चार बटे तीन पाई आर क्यू। और एक एकक कोष्टिका में औसतन परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक ही है, तथा एकक कोष्टिका में औसतन परमाणुओं की संख्या एक है, तो परमाणुओं का आयतन कितना आ जाएगा, तो परमाणुओं का आयतन कितना आएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, चूंकि एकक कोष्टिका में औसतन परमाणुओं की संख्या है एक और एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो पूरी एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू सेम ही रहेगा। और आर का वैल्यू कितना है a/2, तो यहां से आ जाएगा Vm इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का वैल्यू a/2 का होल क्यूब। लिख लिया। नेक्स्ट है संकुलन गुणांक। या फिर पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ से इसको प्रदर्शित करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन गुणांक क्या होता है, एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन बटे संपूर्ण एकक कोष्टिका का आयतन। संपूर्ण एकक कोष्टिका का आयतन, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर परमाणुओं का आयतन ये आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई ए क्यू अपॉन 2 का क्यूब कितना होगा 8 और ये हो जाएगा 6। एट होगा ना, तो 2 आ जाएगा 2, हाँ पाई/6 आएगा। 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 2 इंटू 3 6। तो संपूर्ण एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन बटे संपूर्ण एकक कोष्टिका का आयतन। तो यहां से परमाणुओं का आयतन कितना आ रहा है, परमाणुओं का आयतन पाई/6 ए क्यूब और एकक कोष्टिका का आयतन कितना है ए क्यूब, तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है पाई/6, तो पाई/6 को यदि सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.52 और यदि प्रतिशत में निकालेंगे
तो ये आ जाएगा 52%। नेक्स्ट है अभाज्य कोष्टिका के सदिश। अभाज्य कोष्टिका के सदिश। तो देखो सरल गणीय संरचना में जो एकक कोष्टिका है वही अभाज्य कोष्टिका है, क्योंकि अभाज्य कोष्टिका क्या होती है, यदि एकक कोष्टिका में औसतन परमाणुओं की संख्या 1 हो तो वो अभाज्य कोष्टिका होती है। और यहाँ पर सरल गणीय में औसतन परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसमें एक ही है ना, तो ये क्या है, अभाज्य कोष्टिका है। तो अभाज्य कोष्टिका के सदस्य वही होंगे जो एकक कोष्टिका के होंगे। ठीक है, यदि हम इस वाले को मूल बिंदु माने तो इसके सदस्य क्या होते हैं इस एकक कोष्टिका के, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो यहाँ पर भी यदि इस अक्ष पर यदि एक्स अक्ष लें, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो अभाज्य कोष्टिका और एकक कोष्टिका एक ही बात है सरल गणीय में, क्योंकि औसतन परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसमें एक है। तो अभाज्य कोष्टिका के सदिश ए वेक्टर कितना होगा, ए आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश, और बी वेक्टर कितना होगा, बी जे कैप, और घन है इसका मतलब ए बी सी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सरल गणीय में ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं ना, तो ये हो जाएगा ए जे कैप और सी वेक्टर इक्वल्स टू ए के कैप। तो ये आ गए अभाज्य कोष्टिका के सदिश। अब अभाज्य कोष्टिका का आयतन, आयतन V इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए आई कैप डॉट बी वेक्टर का वैल्यू ए जे कैप क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू ए के कैप। तो यहाँ से V इक्वल्स टू आ जाएगा, ए क्यू तो कॉमन ही आ रहा है, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप कितना होता है आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। तो V इक्वल्स टू ए क्यू उतना ही आ रहा है जो कि एकक कोष्टिका का था, क्योंकि सरल गणीय में एकक कोष्टिका ही अभाज्य कोष्टिका होती है। लिख लो, इसमें स्पष्टतः अभाज्य कोष्ट सरल घनीय संरचना में, स्पष्टतः सरल घनीय संरचना में अभाज्य कोष्टिका का आयतन, अभाज्य कोष्टिका का आयतन एकक कोष्टिका के आयतन के बराबर होता है।
अब इसमें सरल क्रिस्टल संरचना में दूसरा है सरल घनीय, खत्म हुआ। अब है अंतःकेंद्रित घनीय संरचना। अंतःकेंद्रित घनीय संरचना ऐसी क्रिस्टल संरचना जिसमें एकक कोष्ठका के 8 कोनों पर एकक कोष्ठका के 8 कोनों पर परमाणु होने के साथ साथ 8 कोनों पर परमाणु होने के साथ साथ केंद्र पर भी एक परमाणु होता है। केंद्र पर भी एक परमाणु होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए समन्वय संख्या जो होती है अंतःकेंद्रित घनीय संरचना के लिए जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 8। 8 कैसे होती है? जैसे कोई भी घन है, इस घन में 8 कोनों पर परमाणु है और साथ में एक बीच में परमाणु है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो परमाणु होंगे, जैसे आपने कोई बॉक्स ले लिया, बॉक्स में 8 कोनों पर परमाणु है, अब एक बीच में भी है। ठीक है, अब कोई परमाणु बीच में भी है, तो ये वाले जो परमाणु हैं जो सेंटर जहाँ कोनों पर होंगे वो परमाणु इस केंद्र वाले परमाणु को स्पर्श करते हुए होंगे इस तरीके से। ठीक है, सभी कोने वाले 4 नीचे जो होंगे और 4 ऊपर जो होंगे वो केंद्र वाले परमाणु को स्पर्श करते हुए होंगे। जब केंद्र वाले परमाणु को स्पर्श करेंगे तो ये आपस में नहीं स्पर्श करते हुए होंगे। ठीक है, बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा क्योंकि बीच में एक परमाणु आ गया है, इसकी वजह से ये दोनों क्या होंगे, आपस में स्पर्श करते हुए नहीं होंगे। सिर्फ ये जो है इस केंद्र वाले परमाणु से 8 स्पर्श करते हुए होंगे। तो अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में केंद्र वाला जो परमाणु होता है वो घन के कोनों पर स्थित 8 परमाणुओं से स्पर्श करता हुआ होगा निकटतम। तो इसके लिए समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। देखेंगे इस प्रकार की क्रिस्टल संरचना में कोनों पर स्थित परमाणु परस्पर स्पर्श करते हुए नहीं होते हैं। कोनों पर स्थित परमाणु परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु अंतःकेंद्रित परमाणु समान दूरी पर स्थित अंतःकेंद्रित परमाणु समान दूरी पर स्थित 8 परमाणुओं से स्पर्श करता है। अतः समन्वय संख्या 8 होती है।
समन्वयी संख्या 8 होती है। नेक्स्ट है जालक नियतांक। जालक नियतांक ए से प्रदर्शित करते हैं। जालक नियतांक निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखो यहां पर हाँ रिजन